हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर और आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहला जो अर्लीस्ट प्रिंटिंग का जो फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आपका चाइना से, जापान और कोरिया। यानी सबसे पहला अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। चाइना के अंदर आप देखेंगे कि एक किताब का नाम दिया गया जिसका नाम था अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक, तो या तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अकॉर्डियन बुक क्या होती है? तो इट वाज ए फोल्डेड एंड वन साइड स्टिच बुक। जैसे दुकानों के ऊपर बढ़िया जो रखते हैं बड़े बड़े बही खाते से, तो वो इस तरीके से फोल्डेड होने वाली और रस्सी से उसको स्टिच किया गया था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। अकॉर्डियन बुक किससे संबंधित हो गई? चाइना से। इसके साथ में ही एक वर्ड आपका महत्वपूर्ण आता है, उस वर्ड का नाम है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ध्यान रखिएगा, जिस पर एकदम फोकस कर रहे हैं ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड है। कैलीग्राफी आपसे पूछा जा सकता है, स्टाइल ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसके बाद में जो जापान है, जापान के अंदर सबसे पहले प्रिंट जो लाते हैं वो कौन थे? बौद्धिस्ट मिशनरी। यानी बौद्धिस्ट मिशनरी के द्वारा सबसे पहले जापान में प्रिंट को लाया जाता। कहाँ से ये बौद्धिस्ट मिशनरी कहाँ से आई? चाइना से। यानी चाइनीज बौद्धिस्ट मिशनरी, मिशनरी का मतलब होता है जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो चाइना वाले जो बौद्धिस्ट मिशनरी थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनके द्वारा जापान के अंदर प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था 768 और 770 में। सबसे पहली पुस्तक जापान के अंदर इन बौद्धिस्ट मिशनरी के द्वारा क्या लिखी गई थी? वो थी आपकी डायमंड सूत्र। तो डायमंड सूत्र मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप किताब में देख लेंगे। डायमंड सूत्र को लिखा गया था 868 AD में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जापान में बौद्धिस्ट मिशनरी के द्वारा सबसे पहली जो पुस्तक लिखी गई थी उसका क्या नाम था? डायमंड सूत्र। कब लिखी गई? 868 एनो डोमिनी। क्लियर हुआ? इसके बाद में जापान के अंदर ही एक वुड ब्लॉक प्रिंटर जिसका नाम था किटागावा उटामारो। किटागावा उटामारो, इन्होंने एक फ्लोटिंग वर्ड का एक पिक्चर तैयार किया। इसका नाम था उकियो। उकियो, तो आपसे पूछा जा सकता है उकियो को प्रिंट करने वाला, पेंट करने वाला जो पेंटर था उसका क्या नाम था? किटागावा उटामारो। कहाँ का था? जापान का था। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा जापान की राजधानी क्या है? सबको पता होगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, मगर टोक्यो को पहले क्या कहा जा रहा था? ईडो। ईडो। जैसे आपने पढ़ा है कि श्रीलंका का क्या नाम दिया? साइलोन। उसी प्रकार से जापान जो है इसकी राजधानी टोक्यो, टोक्यो क्या कहा? ईडो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इसी के साथ में जैसे वेलम, वहां पर आप दूसरी साइड में देख पा रहे होंगे। वेलम किसको कहते हैं? तो पुराने जमाने में देखिए, जब तक पेपर का आविष्कार नहीं हुआ तो एक तरफ तो मैन्युस्क्रिप्ट जो पाम लीव्स के ऊपर लिखी जा रही थी तो वो थोड़ा सा फ्रेगाइल होता था, खराब होने का डर ज़्यादा था। तो जानवरों की चमड़ा जो है उसके ऊपर कुछ लिखावट करते थे तो वो ज़्यादा सुरक्षित था। तो वेलम वॉज ए पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल्स स्किन। ठीक है, जानवर की खाल से एक जो लंबा कागज के तरीके का जिसके ऊपर कुछ मैसेज आप लिख सकें, राइटिंग कर सकें, तो उसको वेलम कहते थे। ये भी अच्छा है पूछने की दृष्टि से। अब देखिए, सबसे पहला प्रिंटिंग मशीन जो है, प्रॉपर जो प्रिंटिंग मशीन है वो कब शुरुआत होती है? तो ये आपके लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस का जो ब्रेक थ्रू है, ये सवाल पूछा जा सकता है ब्रेक थ्रू कहाँ से हुआ? तो जर्मनी के एक जगह है जहां का नाम है स्ट्रॉसबर्ग। स्ट्रॉसबर्ग के एक आदमी है जिसका नाम है जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग ने जर्मनी के स्ट्रॉसबर्ग में सबसे पहली बार 1430 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। जोहान गुटेनबर्ग कौन था? जोहान गुटेनबर्ग बचपन से ही पैसे वाला था। एक बड़े एग्रीकल्चर एस्टेट के ऊपर इनका पालन पोषण हुआ। बचपन से ही इन्होंने वाइन और ओलिव प्रेसेस देखी और बहुत जल्द ही ये परफेक्ट गोल्ड स्मिथ बन गए। ओलिव प्रेस provided the idea of
प्रिंटिंग प्रेस। ओके, सो इन 1430 ही इन्वेंटेड प्रिंटिंग मशीन। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा इसके अंदर थोड़ा सा इसको परफेक्शन नहीं हुआ इसका, तो ये दूसरा सवाल है कि वेहन ही परफेक्टेड प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, वेहन ही परफेक्टेड प्रिंटिंग प्रेस तो आएगा 1448। अगर आपसे पूछे वेहन ही इन्वेंटेड तो आपका आंसर आएगा 1430। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी के नहीं होनी चाहिए। यहीं पर आप देखिएगा हमारे जो 1857 की क्रांति हुई, तो डेट याद दिलवा रहे हैं, 1857 में सबसे पहला चिल्ड्रन प्रेस ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1857 में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए क्रिश्चियनिटी जो है उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे एक होता है आपका, क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कैथोलिक और दूसरा होता है आपका प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट का मतलब वो है जो अंधविश्वास और जो से ट्रेडिशनल रिचुअल्स रूल्स हैं उनका विरोध करते हैं। वो अंधविश्वास में यकीन नहीं करते, वो मेंटल रिवोल्यूशन में बिलीव करते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोटेस्टेंट हुआ 1483 के अंदर जर्मनी के अंदर, इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम था मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर वॉज ए प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजिस्ट, ए सोशल रिफॉर्मर, ए राइटर, फिलोसोफर। तो मार्टिन लूथर जो है उन्होंने चर्च के जो सेट रूल्स उनका विरोध किया, इसलिए इन्होंने 95 थीसिस लिखे। थीसिस का मतलब आर्टिकल या फिर कुछ लेख लिखना। 1517 के अंदर इन्होंने 95 थीसिस लिखे और इन्होंने चर्च को चैलेंज किया जो वो अंधविश्वास का फॉलो करवा रहे हैं उसके लिए। अब इसके साथ साथ में इनका एक कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, तो किताब में से पढ़ लीजिएगा आप देखकर। इन्होंने कमेंट किया प्रिंटिंग के लिए कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। तो देखिएगा आप, ये प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, की प्रिंट एक महान उपहार है ईश्वर का, क्योंकि इससे हम शिक्षा को फैला सकते हैं, लोगों में मानसिक जागरूकता ला सकते हैं, अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर दे सकते हैं। आज से पहले कितने वर्षों पहले जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, कभी आप अखबारों पर पत्थरों पर देखकर, गुफाओं पर देखकर, तो सोचिए प्रिंट नहीं होता तो आज के जो लेख है, आप जो रामायण है, कुछ भी चीज़ें आप उनको कैसे पढ़ते, वेदों का कैसे मालूम होता, पुराणों का कैसे मालूम होता। ये सिर्फ एक ग्रंथ और किताबें नहीं है, ये हमारे जीवन जीने का सलीका है, हमें बताती है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। तो प्रिंट बड़ा ही एक महत्वपूर्ण उपहार है ईश्वर का, इन्होंने कहा। अब कैथोलिक जो मैंने लिखा यहाँ पर, तो कैथोलिक साइड से भी एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है इरेस्मस। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इन्होंने 1508 में एथेसिस लिखे। ये आदमी एक्चुअली में चर्च के खिलाफ ही था, बट कभी खुलकर इनका साथ नहीं दिया। प्रोटेस्टेंट या फिर मार्टिन लूथर के लिए कहे तो इनका उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो कैथोलिक चर्च है उनके जो रिचुअल्स है उनका भी इन्होंने विरोध किया है कि भाई बहुत ज़्यादा रिजिडनेस नहीं चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए कैथोलिक रिफॉर्मर हम इन्हें कह सकते हैं, किसको, इरोस्मस को, बट ही नेवर कोऑपरेटेड मिस्टर मार्टिन लूथर एज ए प्रोटेस्टेंट। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। अब अगला है कि जैसे जैसे प्रिंट फैलता गया तो प्रिंट जो है लोगों के लिए अवेलेबल होता गया, लोग पढ़ते गए, कोई कार्टून पढ़ रहा है, कोई कॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई लिटरेचर पढ़ रहा है, कोई लव स्टोरीज पढ़ रहा है, कोई बड़े जो अपने महाकाव्य एपिक्स है वो पढ़ रहा है, तो सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो जनता के लिए अब अवेलेबिलिटी बढ़ गई। इसी में जैसे इंग्लैंड में एक बुक का नाम है जिसका नाम है चैप बुक्स। तो आपसे पूछ सकता है चैप बुक क्या होती है, सस्ती पॉकेट डायरी टाइप होती है, तो इसको चैप बुक कहाँ पर थी, तो इंग्लैंड में थी। इसी प्रकार दूसरी जो है वो थी आपकी फ्रांस में, इसका नाम लिखा है बिलियोथिक ब्लू। ये भी छोटी पॉकेट डायरी है, तो सस्ते दामों पर, सस्ती क्वालिटी की है, तो लोगों के लिए अवेलेबल हो गया। तो ये बिलियोथिक ब्लू है। बिलियोथिक ब्लू
फ्रांस से रिलेटेड है, चैप बुक आपकी इंग्लैंड से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कई बार पिक्चर्स देखते हैं, धूम 1, धूम 2, धूम 3, तो इसी प्रकार से चैप बुक जो है इसके अंदर कहानियों की सीरीज भी आने लगी। तो कहानियों का जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो चैप बुक के लिए जब सीरीज में जब प्रिंटिंग आने लगी तो इसी को कहा जाता था सेलिंग सीरीज। ठीक है, सेलिंग सीरीज। तो ये भी किससे संबंधित होगी? आपकी इंग्लैंड से संबंधित होगी। अब एक वर्ड आप देख पा रहे हैं, एल्मेनेक। एल्मेनेक क्या होता है भाई? एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है उसका जो ईयरली, उसी को एल्मेनेक कहते हैं। कैलेंडर कुल मिलाकर कहा, ठीक है, जो आपका सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, कब अमावस्या है, कब पूर्णिमा है, कब 11 है, कब 14 है, कब 1 है, दूज है, तो इस तरीके से ये एल्मेनेक यानी कैलेंडर को कहते हैं। अब आगे वाला जो है वो है आपका रिचर्ड एम हो। रिचर्ड एम हो जो व्यक्ति है वो न्यूयॉर्क का है, हम इसकी बात कर रहे हैं। रिचर्ड एम हो ये कहाँ के हैं? न्यूयॉर्क के हैं। द फर्स्ट पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर रिचर्ड एम हो, न्यूयॉर्क, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला एक छोटा सा और है, इसके अंदर आप देख रहे हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है एक काव्य है जिसको लिखा गया था जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। जयदेव कोर्टियर पोइट थे लक्ष्मण सेन के, जो कि बंगाल का राजा था। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। ठीक, अब आते हैं गोवा। देखिए यहां पर भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज मिशनरी। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए। तो पोर्तुगीज जो मिशनरी है उनके द्वारा सबसे पहली बार यहां पर प्रिंटिंग को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अपन देखेंगे 1821। 1821 में क्या हुआ भाई? 1821 के अंदर देखिएगा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन रॉय वही हैं जिन्होंने सती प्रथा के लिए खूब प्रयास किया और विलियम बेंटिक की सहायता से गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल, तो 1829 के अंदर इनके द्वारा ये हुआ। तो संवाद कौमुदी जो वो बांग्ला भाषा में राजा राममोहन के द्वारा लिखी गई थी। ओके, अब देखिएगा 1822 ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। संवाद कौमुदी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दौर देख लीजिए। 1822 के अंदर पर्शियन न्यूज़पेपर शमशुल अकबर और जाम जहांनामा ये आपके 1822 में लिखे गए थे। और 1867 में देवबंद सेमिनरी की स्थापना हुई थी। देवबंद सेमिनरी मतलब जैसे इस्लाम जो है उसके कानून कायदे इसके बारे में उनके जो इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा बताया जाता है। तो ये आपका देवबंद सेमिनरी की स्थापना कभी हुई थी? 1867 में। और 1822 के अंदर 2 पर्शियन अखबार निकले, कौन से? शमशुल अकबर और जाम जहांनामा। और 1821 के अंदर ये आपका क्या हो गया? संवाद कौमुदी। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा एक थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा 1780। ये 1780 की जो डेट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे संवाद कौमुदी है वैसे इसको ध्यान रखना है। 1780 के अंदर बंगाल गजट ये लिखा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जारी किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इस आदमी ने सबसे पहली बार पब्लिश किया था न्यूज़पेपर 1780 के अंदर बंगाल गजट। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ध्यान रखिएगा एक और आपका बंगाल गजट नाम से है, बंगाल गजट। ये आपका जारी किया गया था राममोहन रॉय के द्वारा। राममोहन रॉय, ठीक है। ये गंगाधर भट्टाचार्य के करीबी थे, तो इनके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था बंगाल गजट को। ये व्यक्ति अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है ये इंडियन है और ये व्यक्ति फॉरेनर है। तो पहला भारतीय बंगाल गजट
ये आपका निकला कब? 1816 में, ठीक है। और 1780 के अंदर ये पहला बारिद आदमी था जिसके द्वारा बंगाल गजट को जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बंगाल गजट आता है, डेफिनेटली आपको इसी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर लिखते हैं कि पहला भारतीय जिसने अखबार निकाला, तो फिर आप लिखेंगे राममोहन रॉय, ठीक है। ये इसके द्वारा निकाला गया जो पत्रिका थी, वीकली मैगजीन थी, ये भी, इसका भी नाम क्या है? बंगाल गजट है। और जो जेम्स एगोस्ट सिक्की है, इसका भी नाम बंगाल गजट है। तो भारत में सबसे पहली बार जो अखबार आया उसका नाम बंगाल गजट 1780, वो जेम्स ऑगस्टस सिक्की का है। और पहला भारतीय जिसने मैगजीन निकाली, अखबार निकाला, वो राममोहन रॉय है। कब निकाला? 1816 में। समझ में आ गई होगी बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण नाम रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी देखिएगा, इनके अंदर डिटेल है कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उनकी अवेयरनेस के बारे में। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता है, सीधा डेट वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो बंगाल के अंदर ही महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई, तो इस तरीके से है। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोमिनेंट नाम है, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रस सुंदरी देवी, इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था अमर जीवन। अमर जीवन कब लिखा? 1871 में। ध्यान रखिएगा, रस सुंदरी देवी, अमर जीवन 1871। कहाँ की है भाई? बंगाली है, बंगाल की है, ठीक है। तो सोचिएगा, आज की डेट में भी विमेन लिटरेसी रेट नहीं है, जबकि इस लेडी ने 1871 में जब कुछ लिखा है तो इसका मतलब उस टाइम पढ़ी भी है। तो उन्होंने जो औरतों की जो दुर्दशा है, मिजरेबल जो लाइफ है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा। तो ये रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया अमर जीवन 1871। ये जो बंगाल की एक और लेडी है जिनका नाम है कैलाश मशीनी। तो अगर नाम पूछे दो तो आप लिख सकते हैं कैलाश मशीनी का, कि इन्होंने भी जो बड़े घर हैं उनके अंदर जो मिजरेबल लाइफ है, जो हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके बारे में लिखा कि बहुत दयनीय स्थिति है। इसी प्रकार से एक मुस्लिम महिला स्कॉलर जो है रोकेया शकावत हुसैन, तो ये भी लेडी है मिड 19th सेंचुरी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब महाराष्ट्र से लेते हैं। महाराष्ट्र से भी इसी प्रकार से, जैसे देखिए इसका नाम लिख देता हूं मैं, कैलाश बशीनी। ये दो नाम हो गए। इसी प्रकार अब महाराष्ट्र से लेते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर एक नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। और एक नाम है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने 1882 के अंदर एक लेख लिखा अपने लोग स्त्रियों की, उसके लाइफ के बारे में। स्त्री पुरुष तुलना, कि पुरुष जो है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके जन्म पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो उस टाइम पर बड़ा ही पुराने ज़माने में, अभी तो खैर काफ़ी सुधार है। तो स्त्री और पुरुष की तुलना, इसके बारे में इन्होंने लिखा 1882 के अंदर। ताराबाई शिंदे, ये दोनों ही महिलाएं हैं। दोनों ने ही, जो पंडिता रमाबाई, इन्होंने कहा कि जो रॉयल्टीज़ हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनके अंदर भी किसी को लगता होगा भाई हवेली में ब्याह हुए, नहीं, हालत बहुत उनकी दयनीय है। दे वर डिसरेस्पेक्टेड बाय द वेरी पीपल whom they served, जिनकी वो सेवा करती रात दिन, उन्हीं के द्वारा उसका अपमान किया जाता है। तो ताराबाई शिंदे का ये जो है 1882 स्त्री पुरुष तुलना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और रस सुंदरी देवी का अमर जीवन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिए आप। अब अपन बढ़ेंगे आगे। एटीन 71 की डेट है, देखिएगा 1871 की डेट है, यहीं पर लिख देते हैं 1871। देखिए कुछ दलित क्लास जो है, दलित वर्ग जो है, जो दमित थे, शोषित थे, उनके लिए भी मसीहा बनकर लोगों ने अपनी आवाज उठाई। उन्हीं में से एक महान विभूति का नाम मैं लेने जा रहा हूं, जिनका नाम है ज्योतिबा फुले, बल्कि यूं कहें महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले जो है, इन्होंने 1871 के अंदर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी।
गुलामगिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया इसके ऊपर, स्पेशली ध्यान रखेंगे आप। 1871 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है उसके बारे में वर्णन दिया गया। देखिए, दलित वर्ग के लिए जैसे आवाज उठाई भीमराव अम्बेडकर तो साहब तो हैं ही हैं जो जिन्होंने आपका संविधान लिखा। इसके अलावा जैसे पेरियार, E.V. रामास्वामी नायकर, जिनको पॉपुलरली पेरियार कहते हैं, मद्रास के अंदर इन्होंने भी जो दलित वर्ग है इनके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई, उनके अधिकारों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई। तो और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इन्हीं में से जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है काशी बाबा। काशी बाबा, काशी बाबा एक क्या थे, मील वर्कर थे, मील वर्कर थे। अब लोग जो काम कर रहे हैं मील के अंदर, उसमें दलित क्लास के लोग भी हैं, उसमें मिडिल क्लास भी हैं, उसमें हाई क्लास भी है। तो किस प्रकार से एक दलित वर्ग का जो कर्मचारी है उसके साथ जो अपर क्लास वाले या मिडिल क्लास वाले जो भी हैं उनके द्वारा, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, इसके बारे में चित्रण इन्होंने, चरित्र का चित्रण इन्होंने किया है। तो इनकी किताब का नाम था छोटे बड़े का सवाल, छोटे बड़े का सवाल, छोटे बड़े का सवाल लिखी इन्होंने। ये कब लिखा है इन्होंने? 1938 में। ध्यान रखिएगा इसको भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसको स्पेशल ध्यान रखेंगे, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 1835 है, 1835, यस 1835 के अंदर देखिएगा क्या हुआ था। 1835 के अंदर गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। द प्रेस लॉ वॉज रिवाइज्ड बाई whom, ऐसा सवाल पूछ लेगा आपसे कि प्रेस लॉ को किसके द्वारा रिवाइज किया गया था। तो प्रेस लॉ को रिवाइज किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब अगली ही डेट आती है आपकी, वो है 1878, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 1878 में क्या हुआ था? वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। अब वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है भाई? वेर्नाकुलर का मतलब था क्षेत्रीय। दो क्षेत्रीय भाषा में जो अखबार पत्रिकाएं वगैरह निकलती थी, पब्लिश होती थी, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी यूं कहें कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना लिखा जाए जिससे जनता आक्रोशित हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं लिख पाएंगे कौन? क्षेत्रीय भाषा के जो अखबार है। तो ये प्रेस के ऊपर कानून था, वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इससे क्या है, गवर्नमेंट को पावर मिल गया क्या? सेंसरशिप किसकी? एडिटोरियल की, जो आर्टिकल्स हैं उनको कट कर सकते थे। तो 1878 जो है वो वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो क्षेत्रीय भाषाओं के जो अखबार हैं, जो प्रेसेस हैं, उनके ऊपर एक नियंत्रण था कि ताकि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ छाप ना सके। तो वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया। अब अगला देखते हैं हम, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज है नहीं, आप सब जानते हैं। लाल बाल पाल के अंदर जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरमदल के थे, जिनको अंग्रेजों ने कहा कि भारत के असंतोष का जनक है कौन? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मांडले जेल में रहते हुए और गीता रहस्य नाम की पुस्तक का वो लिखा उनको। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित आपसे क्या पूछ सकते हैं? देखिएगा 1871 एंड 1872 इन्होंने दो अखबार निकाले, न्यूज़पेपर निकाले। जो पहला न्यूज़पेपर है इसका नाम था केसरी। पहले न्यूज़पेपर का नाम क्या है? केसरी। और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम क्या है? मराठा। अब इनमें चमत्कारिक बात यह है कि जो मराठा है वो है नाम मराठा, लेकिन उसकी भाषा क्या है भैया? इंग्लिश, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और जो केसरी है उसकी लैंग्वेज जो थी वो क्या थी? मराठी। आप समझ गए कि उल्टा करना है। जो मराठा नाम से न्यूज़पेपर है उसकी भाषा है इंग्लिश, और जो केसरी नाम से न्यूज़पेपर है उसकी भाषा है मराठी। तो ये इन्हीं ने निकाले, बाल गंगाधर तिलक ने। इसी व्यक्ति ने 1893 के अंदर इन्होंने गणेश
महोत्सव, गणेश महोत्सव शुरू किया और फिर 1896 के अंदर इन्होंने शिवाजी महोत्सव शुरू किया। शिवाजी महोत्सव इन्होंने शुरू किया था। तो ये थोड़ी सी बाल गंगाधर तिलक की बातें थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है। तो देखिएगा थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन इसमें से बहुत रेयर केस में है, 1-2 नंबर का इसका पूछता है। तो जो डेट्स के ऊपर फोकस किया है, जैसे मान लीजिए चाहे कैलीग्राफी हो, वेलम हो, डायमंड सूत्र हो, आपका जैसे मर्सियर है। अच्छा, मर्सियर का एक कमेंट रह गया अपना, मर्सियर का कमेंट ध्यान रखिएगा। मर्सियर, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, इस आदमी ने भी प्रिंट की बड़ी विशेषताओं को बताया। तो इन्होंने कहा कि टिरेंट्स देयरफॉर ट्रेम्बल देयरफॉर द टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिएगा थोड़ा सा 1 मिनट का समय और निकाल के आप थोड़ा सा इसको देखिए। ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कांपने लग गए जो आक्रांता थे, किसके कारण से? प्रिंट के कारण से। इन्होंने प्रिंट पर फोकस किया। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है प्रिंट के बारे में, किसका? मर्सियर का। ये भी मर्सियर का ही है और ये भी मर्सियर का ही है कि प्रिंटिंग इज द पावरफुल इंजन ऑफ progress and it can swipe away despotism। तो यही है इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।